जी हाँ स्टूडेंट, आप सभी लोगों को कक्षा छठवीं की जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023 के लिए जारी की कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। सभी पार्टों के उत्तर देखिए, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के उत्तर देखिए मैं पीडीएफ से बताऊंगा और पीडीएफ आपको उस चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। देखिए पहले पार्ट 1 का उत्तर देखें। आप देखेंगे तो पार्ट 1 के मेरे पास उत्तर से यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं सभी। देखिए जितने भी है डायग्राम भी बना हुआ है। ये आपके टोटल 14 पार्ट 1 में है। पर पार्ट 2 देखिए, आपका पार्ट 2 है आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो यहाँ पर आपके इसके भी उत्तर देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आपकी ये बुक है और यहाँ से आप उत्तर देखिए नोट डाउन करेंगे और पीडीएफ से मैं उत्तर से यहाँ पर आपको बताऊंगा। ये उत्तर से यहाँ पर आप देखेंगे 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11 सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। और ये आपका बिल्कुल डायग्राम जो जो प्रश्न 14 में पूछा गया है उसको हमने इस तरीके से आपको उपलब्ध कराया है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 देखिए। सभी पार्टों को मैं धीरे धीरे बताऊँगा। पहले पार्ट 1 का मैं आपको एक एज ए बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको बताए जाएंगे। पार्ट 3 देखिए। इसके बाद आपका पार्ट 3 है आरंभिक नगर। ओके, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए, और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में ही बताया गया है कि आप इसकी पीडीएफ अध्याय 1 से अध्याय 23 तक संपूर्ण हल, जितने भी चैप्टर्स हैं संपूर्ण हल आप कहाँ से डाउनलोड करोगे। बस एक लिंक आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में, बस वीडियो को क्लिक कर लेना। वीडियो को देखना पूरा, इस वीडियो में ही बताया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 जो कि आपका है, ये है प्रारंभिक कथन कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए पहले इसका हल करेंगे, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हम बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था? तो आप इसका उत्तर करेंगे गेहूं और जौ को कर दिया गया था। ओके, जो कि कहाँ पर किया गया था? सुलेमान करतर पहाड़ियों में किया गया था गेहूं और जौ का। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, इसके बाद प्रश्न 2 देखिए, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी? तो ये प्राकृत भाषा की जाती थी। ओके, इसके बाद तीसरा देखिए कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो ये स्रोत का किया जाता था। चौथा देखिए, इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान से लगभग 2700 वर्ष पहले हुई हो तो उसे किस तरह की घटना किस तरह दर्शाया जाएगा? तो उसे हम यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कि 2700 ईसा पूर्व दर्शाया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ से आपके प्रश्न क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। जो पेज नंबर 4 है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ से नोट डाउन करें। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, हम अतीत के बारे में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा पुरानी इमारतों, सिक्कों आदि से भी जान सकते हैं। बच्चों संकेत नहीं करना, सकते हैं करना है, सकते हैं। ओके, सकते आप जानते होंगे, इस तरीके से हमें लिखना होता है। ओके, चलिए अगला देखिए, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? प्रश्न 6 है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट आदि साधनों से प्राप्त होती है। ओके, अगला देखिए प्रश्न 7, पांडुलिपियों से क्या आशय है? आपकी बुक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किस प्रकार लिखी जाती थी? तो उत्तर लिखेंगे, जो पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती हैं उन्हें पांडुलिपियाँ कहते हैं। प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ ताड़पत्र अथवा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं। प्रश्न 7 का उत्तर आप इस तरीके से लिख लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रश्न 8। आपको यहाँ पर प्रश्न 8 देखने को मिलेगा, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है? तो आपको इस बॉक्स में यहाँ पर लिखना होता है उत्तर। तो उत्तर मैं बताऊँगा, पहले ये दोनों प्रश्न पढ़ लें, प्रश्न 8 और प्रश्न 9। प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार करते थे, किस प्रकार व क्यों करते थे? तो चलिए 8 और 9 के उत्तर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रश्न 8 का आप उत्तर देखेंगे, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी पत्थर चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर या करना है, ठीक है, गलती से था बन गया है। किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं, जबकि किसी भी कठोर सतह पर जैसे पत्थर या था की जगह या करना, ठीक है, या धातु पर लिखित लेख को अभिलेख कहते हैं।
इस तरीके से प्रश्न 8 जो भी 1-2 गलती हैं तो मैं यहाँ पर सही करवा दूंगा आपको स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पूरा देखोगे तो हो जाएगी, ठीक है। और आप बोलेंगे सर आप हमें ये PDF दोगे और फिर इतनी गलती हम कैसे सही करेंगे, तो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं, PDF अपडेट कर दूंगा मैं। अभी एक बार जो मैंने PDF बनवाई है अब इसे मैं पढ़ रहा हूँ, जो जो गलती दिखेंगी वो अब जब PDF पर जाओगे ना तब तक ये सब गलतियाँ सही हो गई होंगी, ओके। तो टेंशन वाली बात नहीं है। स्टूडेंट PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सर्च करना है मिस्टर गौरव कुशवाहा, ओके। जैसे ही आप ये सर्च करोगे ना मिस्टर गौरव कुशवाहा तो आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपको इसी ID पर आना है। यहाँ पर आपको फिर मोर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करोगे ना, देखिए ये आपका मोर का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये तो मेरी यूट्यूब चैनल की लिंक है जो जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, एंड वन अदर। जैसे ही आप वन अदर पर क्लिक करोगे ना तो आप सीधे PDF पर पहुंच जाओगे। जैसे ही मैं देखिए इस पर क्लिक करता हूं तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो ई-ग्रेड अभ्यास पुस्तक का PDF लिंक पर फिर आपको यहां पर क्लिक कर देना है और यहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाओगे, ओके। प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्राचीन काल में लोग पैदल यात्रा करते थे। वे कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण और कभी नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, सहायक नदी किसे कहते हैं? गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। जो नदी मुख्य नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा की सहायक नदियाँ सोन, यमुना आदि हैं, बहुत सारी हैं। गंडक है, कावेरी है, गोदावरी है ना, तो और आपकी चंबल है, नर्मदा है, बेतवा है ना। तो ये क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आप हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है, 2 लिखा है बिल्कुल, ओके। इसके बाद प्रश्न 11 आपका पार्ट में पूछा गया है कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्व बिंदु कहलाते हैं। वे पुरानी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद प्रश्न 12 है, इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। जो व्यक्ति अतीत का अध्ययन करता है वह इतिहासकार कहलाता है। वे अतीत की ऐतिहासिक परंपराओं व धरोहरों का अध्ययन करते हैं, ओके। चलिए प्रश्न 12 के बाद प्रश्न 13 देखिए, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट AD का एनो डोमिनी AC होता है। AD का जो फुल फॉर्म है AD डोमिनी AC होता है। कभी कभी उनकी जगह CE कॉमन एरा तथा BCE बिफोर कॉमन एरा होता है, ओके। इस तरीके से कॉमन एरा तथा बिफोर एरा का हमें बता देना है। कॉमन एरा CE और जो होता है EC होता है AD, ओके, कॉमन एरा और बिफोर एरा। चलिए इसके बाद प्रश्न 14 है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी व पश्चिमी घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार मरुस्थल और गारो पहाड़ियाँ, ओके। तो यहाँ पर आपको देखिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको यमुना नदी देखने को मिलेगी। ये आपकी यमुना नदी है, यहीं से आपकी ये गंगा नदी निकल रही है। फिर ये आपका थार का मरुस्थल है, ये आपकी विंध्याचल जो कि मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में है, विंध्याचल पहाड़ी। फिर इसके बाद ये सतपुड़ा पहाड़ी है, यहाँ से आपकी ये सोन नदी निकल रही है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। गारो, काशी, जयंती, 3 पहाड़ियाँ, जिसमें जो गारो पहाड़ियाँ यहाँ पर है आपकी, है ना। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। इस तरीके से पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं पार्ट 2। तो यहाँ पर पार्ट 2 है, आर्केड खाद्य संग्रह से भोज उत्पादन तक, ओके। तो इसका पहला प्रश्न आप यहाँ से देखेंगे कि आर्केड खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं। तो जो पत्थर के औजार होते हैं वो वर्तमान में भी पाए जाते हैं। और दूसरा देखिए, जिस स्थान पर औजार, बर्तन और इमारती अवशेष प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे पुरास्थल कहा जाता है, ओके। ये प्रश्न 2 हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न 3 है कि पुरापाषाण काल कुल कितने भागों में विभाजित है। तो पुरापाषाण काल कुल 3 भागों में विभाजित है। इसके बाद प्रश्न 4 है, पुरातत्वीय स्थल बुरजोम कहाँ पर स्थित है। तो ये कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर क्या मिला था, ये आपको स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि बुरजोम में हमें कुछ दफनाया हुआ मिला था, लेकिन किसका शरीर मिला था वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपसे एक क्वेश्चन है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, ओके। इसके बाद हम प्रश्न 8 तक आ चुके हैं, जिसमें प्रश्न 5 पूछा गया है, आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह किसे कहा जाता था। तो आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह का हम उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक हम उन लोगों को कहते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे।
आज हम उन्हें आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ओके, प्रश्न 5 का उत्तर कर लेने के बाद आप अपनी बुक में प्रश्न 6 देखेंगे। प्रश्न 6 आपको दिया गया है कि आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार का उपयोग किस किस कार्यों में करते थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे आधुनिक जो मानव एवं औजारों का उपयोग फल फूल काटने, आधुनिक मानव नहीं करना बच्चों, यहाँ पर गलती से हो गया तो आपको आरंभिक मानव करना है। ठीक है, यहाँ पर आधुनिक की जगह क्या करना है, आरंभिक मानव। आरंभिक मानव ये आपको यहाँ पर लिख देना है। आरंभिक मानव इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। प्रश्न 6 के बाद प्रश्न 7 देखें, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे आरंभिक मानव ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया, पर धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों को पालने लगे। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7 अध्याय 2 जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की समाज विज्ञान की जारी की गई हमने कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 है आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न का उत्तर है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बचने की प्रक्रिया को ही घरेलूकरण कहा गया। ओके, अगला देखिए प्रश्न 9, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए उस स्थान को पुरा स्थल कहा जाता है। तो प्रश्न 9 का उत्तर इस तरीके से लिखना है। इसके बाद प्रश्न 10 देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और ये ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है। तो आप इसको उत्तर लिखेंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के ये जो प्रसिद्ध है के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 10 का उत्तर यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमना जाना पड़ता था। तो प्रश्न 11 का उत्तर आपको ऐसे कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न 12। प्रश्न 12 है नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन का उपयोग किस प्रकार किया जाता था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। इसके बाद प्रश्न 13 देखिए, मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिलीं। इसमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। तो इस तरीके से मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्य हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और यदि आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 14 है। प्रश्न 14 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भीमबेटका इन्हें हमें मानचित्र में दर्शाना है। बुर्जहोम, इनाम गांव, होरंगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, महागढ़ा, कुर्नूल गुफाएं, कोल्डिवा, मुंबई, पयमपल्ली, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी। तो इनको हमें बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखिए सभी की सभी यहाँ पर हमने दर्शाने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि बुर्जहोम आपका यहाँ पर है, कोल्डिवा यहाँ पर है, मेहरगढ़ आपका, महागढ़। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके 1 मिनट रुकना, क्या पूछा गया है। भीमबेटका है, बुर्जहोम, हुरंगी, हल्लूर, महागढ़ा। हाँ, तो महागढ़ा ही है, तो यहाँ पर आपको महागढ़ा कर देना है। पर ये आपके भीमबेटका है, ये यहाँ पर कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी है, ये मुंबई है, ये हुरंगी है, ये हुल्लूर है और ये कावेरी नदी है, ये बैसमपल्ली है, ये ब्रह्मगिरी है, ये कुर्नूल गुफाएं। ओके, इस तरीके से हमने अध्याय 2 भी इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम अध्याय 3 देखते हैं। अगला अध्याय है हमारा अध्याय 3 आरंभिक नगर। तो चलिए इनके भी हम इस प्रश्न जो इस पार्ट में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हड़प्पा कालीन की संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था। तो आप इसका उत्तर करेंगे महान स्नानागार का उपयोग किया जाता था। इसके बाद इसी में आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तीनों ओर से विभाजित था। तो आप इसका उत्तर करेंगे धौलावीरा। आपको यहाँ पर धौलावीरा लिखना भी है। ओके, धौलावीरा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 3 है
यहाँ पर प्रश्न 3 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो हमें अब पत्थर और शंख है, तो पत्थर और शंख को हमें मिलाना है प्राकृतिक वस्तुओं से। फेयंस है तो ये है कृत्रिम वस्तुएं। पत्थर की मोहर ये हमें हड़प्पा से देखने को मिलती हैं। मन का चमकाना ये विशेषज्ञों का कार्य होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको सही जोड़ियाँ मिला देना है। इसके बाद आपसे प्रश्न 4 पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का जलवायु परिवर्तन, विदेशियों का आक्रमण, बाढ़, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे जो मेन कारण देखा जाता है बाढ़ को माना जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक फैक्टर था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही बाढ़ आई होगी ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों का। लेकिन फिर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि विदेशियों का आक्रमण भी हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पर उपरोक्त सभी लिखेंगे। ओके, अगर आपसे उपरोक्त सभी नहीं होता और चौथा ऑप्शन होता कोई भी, तो फिर आप सबसे फर्स्ट चॉइस आप देते बाढ़ को। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर करेंगे ऑप्शन डी। ओके, इसके बाद हमें प्रश्न 5 देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो के मान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपका अध्याय 3 है। इस तरीके की आपको PDF देखने को मिलेगी, सभी उत्तर हैं यहाँ पर। देखिए धौलावीरा है ना। आपका सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो ये हमने उत्तर बता दिया है ना। फिर इसके बाद आपका हमने ये भी कंप्लीट कर दिया था। फिर आपका आता है कि मोहनजोदड़ो की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा गई थी। ओके, इसका फिर देखिए प्रश्न 5 के बाद प्रश्न 6 आप बुक से मिला लीजिएगा, हालांकि यहाँ पर उत्तर मैंने लिख रखे हैं, आप फिर भी एक बार बुक से मिला लीजिए। प्रश्न 6 आपको यही देखने को मिलेगा कि हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पत्थर, तांबे, कांसे। तो बच्चों यहाँ पर आपको तांबे लिख लेना है, ठीक है, तांबे। ओके, तांबे, कांसे और चांदी, सोने चांदी की वस्तुएं हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई थी। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो अभी हमने क्या किया था, हमने मोहनजोदड़ो के मान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं बताई थी। अब हम करेंगे हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं। तो इसमें आप पहला लिखेंगे नगर निर्माण प्रणाली, सड़क निर्माण, है ना, सामाजिक जीवन, वर्ण व्यवस्था थी, और खान पान एवं रहन सहन, मनोरंजन आदि। तो ये आपको हड़प्पा कालीन 3 विशेषताएं लिखना है। यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था। हमें क्या नगरीय व्यवस्था क्यों बताना है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक नगरीय व्यवस्था थी, है ना। तो इस तरीके से नगरीय व्यवस्था में क्या होगा, ऑब्वियसली सड़क निर्माण होगा, तो इसलिए वो लिख दिया। जीवन क्या थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, और मनोरंजन आदि के कार्य भी किए जाते थे। इसका 8वां देखिए, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा काल के लोगों की जल निकासी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित और विकसित थी। हर घर में नालियाँ थीं जो गली की नाली में जाकर मिलती थी। इस तरीके से प्रश्न आप 8 का उत्तर करेंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है कि कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसका हम उत्तर लिखेंगे, कच्चा माल उन मूल को कहते थे जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता था। ठीक है, ये आपको हटा लेना, ठीक है। उन मूल को कहते थे, जैसे चीनी मिल के लिए गन्ना कच्चा माल है, उन मूल क्या बोल सकते हैं, मूल उद्योगों को बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 10, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टिन, कांसे और सोने की वस्तुओं से परिचित थे। वे आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। इस तरीके से आप प्रश्न 10 का उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 11, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 12, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे, और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत से किया जाता था। इस तरीके से 12वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद फिर आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, धौलावीरा में साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, और लोथल में कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था।
कीमती पत्थर मिल जाता था और कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता था। इसलिए धौलावीरा क्या होता है, ज़मीन उपजाऊ थी तो कृषि होगी, कृषि होगी तो व्यवसाय होगा, तो उद्योग होंगे तो तीनों ओर से खुला हुआ। इसलिए धौलावीरा हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा था कि तीनों ओर से खुला हुआ कौन सा क्षेत्र है, धौलावीरा है। इसके बाद देखिए प्रश्न 14, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, चिरकोटदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चंद्रदड़ो, गावेरीवाला। तो ये हड़प्पा सभ्यता वैसे देखा जाए तो ये सभी पाई गई थी स्थल, तो उन्हीं को हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हड़प्पा, तो ये यहाँ पर आपको हड़प्पा कर लेना है। इसके बाद गावेरीवाला आपको यहाँ पर कर लेना है। ये आपको गुजरात, पाकिस्तान की जो है गुजरात, उसके आसपास मोहनजोदड़ो कर लेना है। ये चिरकोटदा हो जाएगा, चंद्रदड़ो, धौलावीरा, चिरकोटदा, लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा है ना, और इसके बाद राखीगढ़ी। ओके, तो इस तरीके से हमने अध्याय 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम अध्याय 4 से आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपकी जो और वीडियो रहेंगी वो आपके पास पहुंच जाएंगी। ओके।